हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक उठाया हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास को हम लोग खत्म करेंगे केवल 40 मिनट के अंदर। इसमें आपको मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लस मिलेंगे आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें आपके कुछ नीट के क्वेश्चंस हैं, कुछ जेई के, और कुछ लगभग क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं विद शहरयार खान सर के साथ। टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, COM। देखिए यहां पर क्या, बिल्कुल बेसिक पॉइंट देखिए यहां पर। सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ मास को आप यूं कह सकते हैं कि कोई बॉडी है और उस बॉडी का जहां केंद्र यानी कि सेंटर होगा, मतलब वो कहलाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। जैसे कि अगर ये बेटा पेन है तो आप कहोगे सर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहां पर होगा, बीचों बीच होगा। यहां सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉडी ऐसे आ जाएगी ना। तो सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पे बॉडी का जो पूरे सिस्टम का एक पॉइंट मान लें उसको, यानी कि कंसंट्रेट। जैसे कि बेटा ये पूरी बॉडी है वगैरह, अब इसका कोई वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हम इस बॉडी को उठाएं और उठ के बिल्कुल इक्वल पार्ट में आ जाए, जैसे बिल्कुल ये इस फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। लेकिन हमने अब ऐसे उठाया तो बेटा ये ऐसे इस तरफ की बैंड हो जाएगी, तो ये सेंटर ऑफ मास नहीं है इसका। इसी प्रकार सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को बोलेंगे कि होल सिस्टम, उसको क्या मान ले, एक पॉइंट मान ले जहां बॉडी का सेंटर कंसंट्रेट होगा मास उसका। क्लियर? तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। आइएगा अब इसके बेस पे देखना है पर बेसिक पॉइंट है लिखना। पहला पॉइंट है पर ये है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास टू, सेंटर ऑफ मास टू मास सिस्टम, टू मास, टू मास सिस्टम कह सकते हैं, या बेटा इसको बोल सकते हैं टू मास पार्टिकल। ठीक, देखिए यहां पर एक पॉइंट बेटा मैंने एक्सिस ये मानी और एक एक्सिस हम लोगों ने ये मान ली। क्लियर? हाँ। तो आप कहोगे यहां मैंने बेटा कोई पॉइंट माना है और एक पॉइंट यहां मान लिया गया। ठीक, अब ये क्या है इसका बेटा, ये होगा इसका ओरिजिन होगा। ठीक, इसको मैं अगर x मान लूं, इसको y मान ले, और इसको अगर z मान सकते हैं। क्लियर? तो अब देखना यहां से क्या होगा बेटा, यहां से इसके लिए होगा एक पोजीशन वेक्टर, उसको मैंने मान लिया r1 पोजीशन वेक्टर। यहां कोई मास होगा, उसको मान लिया मैंने m1, तो m1 ये है। इसी प्रकार इसको मैंने मान लिया क्या, r2 पोजीशन वेक्टर, ये मैंने मान लिया। अब इसका मास मान लेते हैं हम लोग m2 मान लेते हैं। क्लियर? हाँ। तो अब देखिएगा आप कि ये दो बॉडी हैं, एक मास सिस्टम यहां है और एक मास ये है। तो आप देखोगे कि इन दोनों को अगर बेटा हम मिलाएंगे तो इनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो इनके कहीं मिड पॉइंट पे आएगा, मिड पॉइंट पे। तो मैंने मान लिया यहां देखना ये क्या बन गया, ये बन गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या बन गया, सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो इसको कैसे लिखोगे बेटा, इसको लिखोगे आप यानी कि पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का। तो आप लिखोगे m1 मास है, इस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है पोजीशन वेक्टर r1, तो मास m1 और r1 पोजीशन वेक्टर। अब इस वाले मास को देखते हैं, इस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, तो आप कहोगे r2 पोजीशन वेक्टर। तो इनका मास
m2 और ये r2 पोजीशन वेक्टर अपॉन टोटल मास m1 और m2, ये आ गया m1 और m2। ये हमारा क्या आ गया, एक फार्मूला हो गया, यानी कि वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पोजीशन वेक्टर किसका है, मास ए के लिए, ये पोजीशन वेक्टर मास m2 के लिए। क्लियर, ये आ गया किसके, वेक्टर के फॉर्म में आ गया। ये कब के लिए है, जब बेटा दो पार्टिकल आपके होंगे। अगर तीन होते तो तीसरे के हम लिखते हैं r3 पोजीशन वेक्टर प्लस करके m3 इंटू r3 पोजीशन वेक्टर, नीचे फिर मास उसका भी ऐड करते। क्लियर, ये है कॉन्सेप्ट इसके। पहला पॉइंट तो वेक्टर फॉर्म में हमने लिखना सीख गया। ठीक, अब और देखिए इसको, अगर हम x और y के टर्म में लिखें कि x एक्सिस में कितना सेंटर ऑफ मास होगा और y एक्सिस में कितना सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, यानी कि x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास तो m1 r1 प्लस m2 r2 और यहां m1 प्लस m2। अब बेटा जो पोजीशन वेक्टर मैंने r1 r2 माना ना, तो अब इनकी जगह हटा के क्या लिखेंगे, x1 x2। क्यों, क्योंकि हम x डायरेक्शन में ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास, तो r1 r2 की जगह क्या लेंगे, x1 और x2 लेंगे। क्लियर, इसलिए इसको हम लोग यहां से हटा रहे हैं। यहां क्या लिख दिया बेटा मैंने, x1 और यहां x2। ये क्यों लिखा मैंने x1 x2, क्योंकि r की जगह x1 लिख दिया और r2 की जगह x2, क्योंकि हम केवल ले रहे हैं कि x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। क्लियर, इसलिए इसी प्रकार y में लिखोगे आप, y में सेंटर ऑफ मास, तो अब मैंने x लिखा है तो यहां लिख देंगे y, तो m1 y1 प्लस m2 y2, नीचे टोटल मास। ठीक, ये क्या आ गया, यानी सेंटर ऑफ मास का फार्मूला हो गया तैयारी। क्लियर, इसी प्रकार ये तो है केवल दो पार्टिकल m1 m2। अगर तीन पार्टिकल होते तो तीन पार्टिकल को कैसे लिखेंगे, प्लस और तीनों पार्टिकल के साथ तीनों डायरेक्शन में, x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में। क्लियर, तो तीन एक्सिस देगा तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं, आइए लिखना, बिल्कुल बेसिक सा है, कोई बेटा यहां पर ये नई चीज यहां पर नहीं है। लिखना इसको यहां, अच्छा इसको लिखना, बिल्कुल बेसिक सा है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फॉर सेवरल पार्टिकल। कोई अब एक पार्टिकल नहीं है, एक दो तीन चार पांच ऐसे कितने पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहां बेटा क्या बनाया हम लोगों ने, एक यहां बनाई एक्सिस, ये इसको मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस, इनको लिख दिया मैंने वाई एक्सिस, और ये है बेटा इसको लिख दिया जेड एक्सिस। क्लियर, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री की होगी, तो यहां लिख दिया मैंने 0,0 लिख दिया, यानी ये पता क्या है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन। अब मैंने मान लिया जो मास है यहां पर, वो मास मैंने मान लिया, एक मास यहां पर है, ये है m1, तो इसकी दूरी मैंने लिख दी यहां पर। अब इसको यहां करते हैं। ठीक, देखिए यहां पर इतना क्लियर ना, यहां पर तो इसकी दूरी देखिए यहां पर मैंने मान लिया है
x1 y1 z1। ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट आ गए कि यहां से ओरिजिन से जो m1 मास रखा हुआ है बेटा इसके कोऑर्डिनेट आ गए x1 y1 z1। ऐसे ही अगर दूसरा मास रखा हुआ है यहां m2 तो यहां क्या लोगे आप x2 कोऑर्डिनेट y2 कोऑर्डिनेट और z2 कोऑर्डिनेट। ठीक, अगर ऐसे ही अगर तीसरा पार्टिकल आ गया यहां पर तो यहां लिख दोगे आप m3 x3 y3 z3। ये क्या मिल गया है, इनके कोऑर्डिनेट हैं कि ये x एक्सिस में भी है, y एक्सिस में है, z एक्सिस में भी है। इसी प्रकार तीनों मास क्या हैं, m1 m2 m3, ये x y z तीनों एक्सिस में रखे हुए यहां पर है। क्लियर? और यहां से दूरी क्या है इनकी बेटा, ये इनकी दूरी मैंने r मान लो r। ठीक, जो कि मैंने x y z के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो इस केस में कैसे लिखते हैं हम सेंटर ऑफ मास, तो उसको नोट कीजिएगा। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास अगर x एक्सिस में ले रहे हैं तो x एक्सिस में हम की दूरी लेंगे, y की दूरी नहीं लेंगे और मास टोटल लेंगे। तो अगर मैं m1 की बात करूं यहां पर तो आप कहोगे सर यहां पर m1, अब m1 मास x एक्सिस में कितनी दूरी पे है तो आप कहोगे सर यहां पर x1 है, तो यहां लिख दिया मैंने x1 प्लस m2 मास यहां से कितनी दूरी पे है तो आप कहोगे x2 दूरी पे है, तो m2 और x2। ऐसे ही आप इसको लिख दोगे m3 को m3 और x3। नीचे आता है टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये फार्मूला किसका आ गया बेटा, ये आ गया आपका x एक्सिस के अबाउट आ गया। क्लियर? इसी प्रकार आप y में निकालोगे, तो y में कैसे निकालोगे आप, m1 का मास इंटू y1 प्लस m2 का मास y2 प्लस m3 का मास और y3। तो देखिए यहां पर m1 y1 m2 y2 प्लस m3 और z3। सॉरी यहां पर z नहीं आएगा बेटा, यहां पर आएगा, यहां पर ये y3। इतना क्लियर? और यहां पर टोटल मास m1 m2 प्लस m3। अभी करेंगे इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक ना है? तो इसी प्रकार क्या निकाल लो बेटा, आप z में निकाल लोगे। z एक्सिस का सेंटर मास m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 और यहां लगा दोगे आप टोटल मास। ठीक, ये क्या गया आपका बेटा, ये हो गया कॉन्सेप्ट x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। क्लियर? इसी प्रकार आप देखिए यहां पर अगर इनके पास क्या है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर है तो इसी प्रकार क्या होगा बेटा, इनके पास होगी बेटा वेलोसिटी भी होगी। अगर वेलोसिटी है इनके पास तो क्या होगी, एक्सीलरेशन होगा। ऐसे इस वाले मास के लिए पोजीशन वेक्टर है तो बेटा वेलोसिटी भी होगी और क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। ऐसे इनके लिए अगर वेलोसिटी है बेटा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। ठीक, तो अब इनके बेस पे हम निकाल लेंगे यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं। क्लियर? आइए उसको भी नोट कर दें, फिर एक साथ लगातार हम करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, देखिएगा इसी प्रकार सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी
वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी m1 और यहां लिख दोगे v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 और v3, नीचे टोटल मास। ठीक, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब यहां एक लोचा है प्लस प्लस नीचे। आप देखिए मास तो हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो हमेशा नीचे ऐड ही होगा, ठीक, प्लस का होगा। लेकिन बेटा यहां देखना, हो सकता है यहां माइनस भी आ जाए, तो मैं आइए इसी चीज को मैं लिख देता हूं आपको। जैसे देखना बेटा, ये अगर ये वाला मास m और ये वाला मास m और ये वाला मास m, मैंने आपको 1 2 3 दिखाए हैं, तो आप 2 भी दिखा सकते हैं, 3 भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर बेटा ये सेम डायरेक्शन में है, अगर ये सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बेटा, तो इनकी वैल्यू भी इधर होगी, इनकी वैल्यू भी बेटा इधर होगी, और इनकी वैल्यू भी इधर होगी। तो फिर क्या करोगे, तो फिर लोगे बेटा यहां पर लोगे यानी कि प्लस का साइन लोगे आप। ठीक, तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस ये लोगे, नीचे तो हमेशा प्लस रहेगा क्योंकि मास हमेशा ऐड करते हैं। ठीक, फिर लिखना यहां पर ये ऐसे लिख देना, यहां पर ये सेम डायरेक्शन ये है, तब वैल्यू ये रहेगी यहां पर, ताकि आपको चीजें ध्यान रहे। सेम डायरेक्शन में तो यहां पर प्लस लोगे यहां पर। अगर देखना बेटा ये m m m, ये मास इधर जा रहा है और ये मास इधर जा रहा है, अगर ये मास इधर जा रहा है, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं इसको ना। तो फिर लिखना कि अगर इफ वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तब बेटा क्या लोगे, तब आप माइनस का साइन लोगे आप। ठीक, जैसे कि अगर एक इधर जाए दूसरी इधर जाए, तो इस केस में ये बेटा पॉजिटिव लोगे आप, ये पॉजिटिव लोगे और इसको लोगे आप नेगेटिव लोगे, क्योंकि इनके रेफरेंस में ये उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर, इसको बेटा पॉजिटिव लोगे क्योंकि ये भी इधर है और ये भी इधर है, इसको भी पॉजिटिव लोगे, ये भी इधर है, इसको भी लोगे पॉजिटिव, तो साइन इसलिए क्या आ गया, प्लस का आ गया। इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो इसीलिए मैंने साफ लफ्जों में लिख दिया बेटा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो साइन हम कैसे लेंगे, यहां पर नेगेटिव आएगा यहां पर। ठीक, तो डिसाइड कर लेना कि किसके रेफरेंस में हम इसको पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आइए, अगर इनके पास बेटा वेलोसिटी है, तो हो सकता है इनके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3, नीचे रहेगा बेटा टोटल मास रहेगा। ठीक, और इसको ऐड करो, ये वैल्यू यहां पर, जो मास तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा यहां पर, जो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर बताया वही कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा, तो यहां पे आप माइनस लिख लो ऐसे करके। ठीक, तो वही रूल यहां लिख दे रहा हूं मैं, लिखना पॉजिटिव इफ सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा यहां पर पॉजिटिव लोगे आप। ठीक, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इफ अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लोगे बेटा, यहां पर माइनस लोगे, यहां पर माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा। ठीक, और मास तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, हाँ, इतना हम लोगों ने डील कर लिया कि सेंटर ऑफ पोजीशन के केस में प्लस सेंटर ऑफ वेलोसिटी के केस में, सेंटर ऑफ
एक्सेलरेशन के केस में लिख लिया। क्लियर। अब एक फार्मूला और है कि अगर आपको, चलो उसी को हम आगे करते हैं बाद में, पहले इतना पढ़ा है इसकी बेस पे करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तब उसको पढ़ते हैं आगे। क्लियर। देखिए बेटा यहां पर लिखना, एक आपको सवाल देते हैं यहां पर, बिल्कुल रद्दी रद्दी टाइप का सवाल है बेटा, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ये, उल्ट सवाल नहीं है। लिखना, लिखिएगा पर ये थ्री बॉडीज ऑफ इक्वल मास, थ्री बॉडीज ऑफ इक्वल मास at 0,0 and a,0 and a,0 and a by 2 और a √3/2 at place. Find the position of center of mass. ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया। अब कई बार सवाल एग्जाम में आया सवाल है, थ्री बॉडी दे दी गई है, उनका मास कैसा है बेटा, इक्वल मास है, और मास रखा कैसा है, यानी कि एक मास रखा है 0,0 पर रखा हुआ है, यानी कि ओरिजिन पर रखा हुआ है, ठीक। दूसरा मास रखा है a,0 पर रखा है, तीसरा मास रखा है a/2 डैश a√3/2 पे। अब कह रहे हैं तो इस केस में आप मुझे ये बता दो कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। क्लियर। आई बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है बेटा ये। देखना क्या, तीन मास है, m मास ये बेटा कहां पर है 0,0 पे, दूसरा मास वो कहां पर है a,0 पे है, तीसरा मास कहां बेटा वो है a/2 और a√3/2, ये मास यहां पर है। तो अब आप देखिएगा इन्हीं के मुताबिक आपको बनना पड़ेगा क्या, अपना ग्राफ बनाना पड़ेगा यहां पर, ठीक। तो मैंने बताया हुआ, कई बार मैंने बताया कि अगर बेटा 3, 4, 5 लिखा है, इसका मतलब होता है कि x कितना है 3 है, इसका मतलब होता है y कितना है 4 है, और इसका मतलब होता है z कितना है 5। अगर इस फॉर्म में लिखी होती है कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है z कोऑर्डिनेट, यानी i j k इस तरह से लिखने का रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें तो केवल दो ही एक्सिस हैं, एक x है एक y, x y। क्लियर। इसको नोट कर लो, अभी इसको मैं हटाता हूं यहां पर। क्लियर। देखिए बेटा इसको यहां से हटाते हैं, ऑलरेडी आपको सब पता तो होगा ये, ठीक। सुनिएगा, देखना पहले बनाते हैं सेंटर पे, एक मास मैंने यहां रख दिया, ये मास, ये कहां बेटा 0,0 पर है मास, ठीक। ये मास यहां से मट गया। दूसरा मास कहां पर है, y एक्सिस में 0 है, केवल x एक्सिस में है, तो आइए यहां बनाते हैं इसकी एक एक्सिस ये, ठीक। तो अब मैंने यहां मान लिया कोई मास, ये मास, ये कितने पे है, ये a,0 पे, ठीक। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है a, और y में दूरी क्या है 0, बिल्कुल सही है। अब एक तीसरा मास है, वो मास कहां पर है a/2, मतलब तीसरा मास इनके कहीं बीच में आएगा ये, क्यों, क्योंकि दूसरी बॉडी कहां पर है a पे है, तो तीसरी बॉडी जो है वो इसके आधी दूरी पे है। क्लियर। तो वो यहां कहीं होगा एक मास, इतना क्लियर। क्योंकि बेटा यहां से दूरी आएगी ना
वो दूरी आधी आएगी, ये देखिए यहाँ पर, ठीक। हाँ, और बाई में कितनी है, बाई में है a√3/2, ठीक, ये बन गई कोऑर्डिनेट। तो इनको आप बना भी सकते हैं इस तरह से, x मान लो इसको, ये मान लो, इनको मिला दो बेटा, ये बन गया, समझ गया ना। ये क्या बन गई बेटा, ये बन गई x एक्सिस और ये बन गई y एक्सिस। क्लियर। तो इस तरह आपको बनाना आना चाहिए, क्लियर ना। ये आइए आप देखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास, x का सेंटर ऑफ मास, x एक्सिस का, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, नीचे टोटल मास m1 m2 m3। क्लियर, यही सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये मास कहां पर है, ये 0 पे, 0 हो गया। ये मास यहां से दूरी कितनी है, यहां से बेटा दूरी कितनी है इसकी, ये a दूरी है, तो m इंटू a। अब दूसरा मास कहां पर है, दूसरा मास बेटा यहां से जो है वो a/2 की दूरी पे है, ये देखिए, तो प्लस m/a/2। क्लियर। टोटल मास m कितना है, ये 3m हो गया। क्लियर। तो अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये x का सेंटर ऑफ मास, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा ma और ma/2, ठीक, और नीचे 3m। यहां एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 2 और 3, तो आ गया ये 3m और 2 और 3 कितना होगा, ये होगा 6m। इस m से m कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, और यहां इससे ये कैंसिल होगा, 2 बच गए। तो अब आ गया सेंटर ऑफ मास यानी कि a/2 दूरी पे आ गया, 2 और एक 3 होगा, कितना 3 लिख दिया। अब 2 नीचे आएगा, 2 इंटू 6 होगा, m से m कैंसिल, 3 से 6 कितना जाएगा, 3 से 6 जाएगा, 2 और जाएगा यहां से। क्लियर। तो अब आपका कितना आ गया, x का जो सेंटर कितना आ गया, a/2 पे क्या गया, सेंटर मास। अब इसी प्रकार देखेंगे कि y में सेंटर मास कितना होगा। क्लियर। देखिएगा y में सेंटर मास, तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, यहां m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक। पहला मास कहां पर है बेटा, ये तो सेंटर पे है, m2 कहां पर है, ये भी 0 पे है, क्योंकि देखिए इसको, ये भी कहां पर है बेटा, m मास y में 0, m मास y में 0, m मास कितना y में, a√3/2। अब देखिए इसको कितना है, 0, और ये है m और a√3/2, और नीचे कितना होगा, ये मैं 3m डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो ये पूरा 0 होगा बेटा। तो अब देखना कितना होगा, ये m a√3 और 2 और 6, 2 इंटू 3 कितना होगा, 2 इंटू 3 और m, इस m से m कैंसिल, अब कितना होगा, तो अब बचा बेटा ये a√3 6, तो y में कितना आ गया, y में सेंटर ऑफ मास आ गया यानी कि a√3/6, और x में सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, a/2। ये आपके आंसर आ गए। क्लियर। हाँ, ये देखिएगा ये निकाला है, ठीक। ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल आपके क्या फंडा टाइप का सवाल है, ठीक ना। ये हाँ, आइए अब आपको इसी टाइप के मैं एक सवाल आपको और देता हूं, एक सवाल आपको और देता हूं, वो सवाल देता हूं आपको अपनी तरफ से देता हूं आपको, एक सवाल आपको मैं अपनी तरफ से देता हूं। सवाल क्या बेटा, ये लिखना है,
सवाल बेटा ये है इसका लिखना, एक आपको यहां से ये सवाल यहां पर है बेटा, देखना एक सवाल ये है, ठीक। और यहां पर रखे हैं बेटा मास रखी है यहां पर करके, एक मास ये रख दिया है और एक मास बेटा इन्होंने ये रख दिया गया है और एक मास बेटा ये रख दिया गया है यहां पर। क्लियर? हाँ। अब ये जो एक्सिस है बेटा इसको माना है उन्होंने क्या, बाई एक्सिस माना है। और यहां पर जो मास रखा है बेटा ये मास रखा कितना है, 3 kg का मास है ये, 3 kg का नहीं सॉरी ये 8 kg का मास है बेटा, ये 8 kg का है। और ये जो मास रखा है बेटा ये मास कितने का है, ये है 4 kg का, 4 kg का मास है। अब यहां दिया है बेटा 1 दिया है और 2 दिया है और ये 3 दिया है। अब ये x किसमें है बेटा, ये है मीटर में दिया है, मीटर में। और यहाँ एक मास बेटा यहाँ दिया है कितना है, ये 3 kg का है, 0 ये लगा दिया गया है। यहाँ कितना दिया बेटा, ये यहाँ दिया है 1 और 8 यहाँ दिया है बेटा 2 दिया है, 0 1। वाई एक्सिस किसमें है, मीटर में है, ठीक। ये सवाल बेटा है आपको, ऐसे रो बन के आ गई, एक रो वाई एक्सिस की है और एक रो किसकी है, एक्स एक्सिस की। इस वाली रो पे सिर्फ मास कितना है, 8 kg का। इस वाली रो पे मास कितना है, 4 kg का। और इस वाली रो पे कोई मास नहीं है। यहां 3 kg का मास रखा है, 0 पे रखा है। 8 kg का मास यहां से 1 मीटर की दूरी और यहां से 2 मीटर की दूरी, ये मीटर में है, ठीक। 4 kg मास यहां से रखा है 3 मीटर पे, क्योंकि यहाँ की 1 और यहाँ की 2, 3 मीटर हो गई। और इसी प्रकार बाई एक्सिस पे रखा है 1 मीटर की दूरी पे। क्लियर? तो अब बताओ कि सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस का और बाई एक्सिस का क्या होगा। सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में क्या होगा, ये सवाल है। ये वीडियो को क्लोज करके ट्राई करने की कोशिश क्या करो, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरा क्या लेक्चर लेंथी हो जाएगा। तो आप उसको वीडियो क्लोज करके तब इसको आगे बढ़ा करो, ठीक। हाँ, आइए सॉल्व करते हैं इसको। बिल्कुल रद्दी टाइप का सवाल है बेटा, ये कोई नया सवाल यहाँ पर नहीं है। देखिएगा यहाँ पर इसको थोड़ा एक साइड हम लोग हटाने की बेटा क्या करते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं बिल्कुल एक साइड से। क्लियर नहीं, 8 kg है 4 kg। सुनिए देखना क्या है, पहले करते हैं क्या, एक्स से करते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास। इधर देखिए बेटा यहाँ पर ये एक्स का सेंटर मास क्या लोगे, पहले लेते हैं इसका मास, यानी कि m1 x1 m2 x2, नीचे टोटल मास m1 m2। अब दो मास हैं तो मैंने m1 m2 ले लिए और x1 x2 ले लिए, ठीक। तो इसके लिए बेटा कितना होगा, x1 इतना होगा, इसके लिए x2 इतना होगा, ठीक। तो आप देखना x सेंटर ऑफ मास m1, चाहे इसको मान लो m1 चाहे इसको m2 मान लो, किसी को मान लो। तो मैं इसको मान लेता हूं बेटा ये m1 है और इसको मान लेता हूं मैं m2, ठीक। मर्जी है किसी को मान लो चाहे, ठीक। अब ये m1 है तो आई नोट करते हैं से m1 देखना, m1 x एक्सिस में कितनी दूरी पे है, तो आप कहोगे सर ये केवल यहां से यहां तक की है, यानी x1 कितना है 1। अब ये m2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया, यानी कि x2 कितना हो गया 1 यहां का और एक यहां का, कितना हो गया ये 2 मीटर हो गया, 1 मीटर ये
और 1 मीटर यहाँ, अरे 2 मीटर दूरी पे रखा हुआ है 4 kg का, 1 मीटर दूर रखा हुआ है 8 kg का अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब कितना हो गया ये 1, इसको माना है तो 8 की डिस्टेंस कितनी है एक्स में 1, 4 kg m2 मान लिया है, इसकी कितनी डिस्टेंस है एक्स में 2 मीटर। अब टोटल मास 8 प्लस, सॉरी एक मास और रह गया 3 kg वाला, 3 kg तो लिखो या मत लिखो क्योंकि ये सेंटर पे है, चाहे आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको मान लो चाहे m3 मान लो, ठीक m3, तो m3 इसको भी लिख लो m3 x3। तो बेटा m3 कितना है 3 kg का, लेकिन है कहां पर 0 पे, ये 0 पे है, ठीक। तो आप इसको मत लिखिएगा क्योंकि ये क्या है 0 पे है, 0 को ये 0 ही कर देगा, ठीक। 8 kg 4 kg प्लस 3 kg, ठीक। तो अब देखिए यहां पर सेंटर ऑफ मास 8 into 8 प्लस का बंद है यहां पर ना 4 into 2 8, ये हो गया और ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा इसको मत लिखिए, ठीक। तो 8 4 12, 12 3 15, ये हो गया। तो 8 और 8 कितना होगा बेटा ये 16 और 15, तो आपका कितना आ गया एक्स में सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 16/15 मीटर। ये आंसर किसका आ गया आपका एक्स का आ गया, कितना इतनी दूरी पे आ गया। इसको देखो बेटा तो लगभग 1.1 के आसपास मीटर बनेगा ये, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स इतना आएगा, ठीक ना। अब बाई में देखते हैं, बाई में, ठीक देखिएगा बाई में सेंटर ऑफ मास, तो m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3, नीचे टोटल मास m1 m2 प्लस m3, क्लियर। तो पहले देते हैं 8 kg वाला, किसको माना है 8 kg बेटा मैंने, इसी को माना मैंने m1। 8 kg देखना, 8 kg कितने दूरी पे है, तो आप कहोगे सर 8 kg कितने पे है, यानी कि ये है यहां से 1 मीटर और यहां से 2 मीटर, कि 2 मीटर की दूरी पे क्या है ये है, ठीक। अब 4 kg बाई में कितनी दूरी पे है, यहां से दूरी कितनी है 1 मीटर की, तो आप कहोगे सर बाई 2 मैंने इसको मान लिया, यानी कि 1 मीटर की दूरी पे ये है, ठीक। क्योंकि इसको मैंने m2 माना है तो ये बाई 2 मानोगे, m1 इसको माना है तो यहां से बाई 1 मानोगे, ठीक 2 मीटर। तो अब आई दूरी रखिए और m3 तो 0 पे है, ठीक। देखिएगा m1 कितना है 8 kg, दूरी कितनी है 2 मीटर, और m2 कितना है 4 kg, दूरी कितनी है 1 मीटर की, और m3 तो 3 kg का 0 पे है, नीचे 8 kg प्लस 4 kg प्लस 3 kg, इतना क्लियर। 4 kg कहां पर है 1 मीटर पे, ये लिख दिया। 8 kg कहां पर है 2 मीटर पे, लिख दिया। 3 kg कहां पर है 0 पे है, 0 लिख दिया। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे लगभग तो 8 into 2, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बेटा 16 में, कितना हो गया 16, ये हो गए और 4 ये बेटा, और ये कितने हो गए 0, तो 8 4 12 और 3 15, इनको बेटा ऐड करोगे तो कितना हो गया 20 और 15, ठीक इतना। तो देखना बाई का जो सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 20/15, इसको काटोगे 5 से 4 बार जाएगा और 5 से 3 बार जाएगा, तो लगभग 1.3 मीटर आपका आ गया, ये बाई में आ गया, क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया बाई में सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास बेटा इसको समझाऊं कहां पर होगा, देखिएगा यहां पर, तो अब मैं समझाऊं कि सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर होगा, देखिएगा। तो अब आप कहोगे सर कि एक्स में कितना है 1.1 मीटर पे है, तो मैं यहां कहीं मान लेता हूं, क्योंकि 1 मीटर यहां पर है, सॉरी यहां 1 से ज्यादा है तो यहां कहीं होगा, ठीक 1 से ज्यादा है तो मैंने यहां कहीं मान लिया
कितना है ये इस एक्सिस में मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास एक्स में। अब y में कितना आया 1.3, तो जहर सी बात है तो 1.3 है तो यहां से कुछ ऊपर होगा, तो यहां मैंने मान लिया कितना ये y में मान लिया मैंने, यानी यहां कहीं जो है हमने इसको मान लिया ये क्या है सेंटर ऑफ मास आ गया, क्योंकि y में x में दूरी कितनी है 1.1 मीटर, ये दूरी x में आ गई बेटा। y में दूरी कितनी है 1.3 मीटर, ये आ गई, क्योंकि 1 मीटर से कुछ ऊपर पाया जाएगा, क्योंकि 1.3 आया बाई एक्स में और एक्स में इससे इधर पाया जाएगा कितना 1.1 है, ये 1.1 जो एरो पे चढ़ गया, ठीक। तो यहां कहीं जो है सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा 8 kg का और 4 kg का, क्लियर, यहां कहीं। तो ये है सॉल्व करने के इनके क्या है बेसिक टाइप के फंड टाइप के सवाल, क्लियर। अब एक सवाल आपको मैं करवा देता हूं मैं, यानी कि इंटीग्रेशन के बेस पे, जब मास पूरी बॉडी में बिखरा हुआ है और वो किसी एक सिस्टम पे पूछेगा रॉड के पार्टिकल पे, यानी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे, तो उस टाइप का सवाल आइए मैं करवाता हूं आपको, क्लियर। ये लिखिएगा इसको, ये बिल्कुल बेसिक टाइप का सवाल है, ठीक ना। ये बल्कि हाँ एक फार्मूला और लिखिए उस पे लिखना, वेलोसिटी पे लिखना the two particles are having mass 1 kg and 2 kg, 1 kg and कॉल आ रही है 1 kg and 2 kg having mass ना 2 kg and their velocity is 8 meter per second and 5 meter per second on a smooth plane. Find the velocity of center of mass. ये कह रहा है कि दो पार्टिकल है बेटा, दो पार्टिकल हैविंग मास कितना उनका बेटा, ये मास है 1 kg आर मूविंग, लिख देना मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ऐसे लिख देना मूविंग इन सेम डायरेक्शन, हाँ सेम डायरेक्शन, ठीक। हाँ देखिएगा two particles are having mass 1 kg and 2 kg and their velocity in same direction is 8 meter per second and 5 meter per second on a smooth plane. Find the velocity of center of mass. जैसे देखिए बेटा इसको बनाते हैं, सवाल लिखना। ये बेटा बना दिया क्या हमने, कोई इनको काटो यहां से, अच्छा नहीं लग रहा, इसको देखिए यहां पर, ये बेटा मैंने बना दिए, ये बन गया, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका कोई स्मूथ प्लेन बन गया। स्मूथ प्लेन बन गया मतलब क्या है, फ्रिक्शन क्या है यहाँ पर 0 होगा, यानी स्मूथ सरफेस के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। अब दो मास है, एक मास बेटा ये है, एक मास ये है, पहला मास कितना बेटा ये 1 kg का है, दूसरा वाला कितना बेटा ये 2 kg का, इतना दिख रहा ना, ये 1 kg का है 2 kg का है। ये कह रहे हैं जो 1 kg वाला है और 2 kg वाला है, ये 8 मीटर पर सेकंड
और 5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, ये मोशन में है। कैसे, सेम डायरेक्शन में। तो 8 मीटर वाला कितना है, ये चल रहा है बेटा 8 मीटर पर सेकंड से। ये चल रहा है कितने से, ये 2 kg वाला 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इतना क्लियर? हाँ। तो कह रहे हैं कि अब बताओ, अगर इस पूरे सिस्टम को एक अज्यूम करें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, इनकी ऐड होगी, प्लस लगाएंगे। देखिएगा m1 v1 प्लस m2 v2, मास m1 m2। बिल्कुल बच्चों टाइप का सवाल है। तो अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर एक इधर जाता और एक इधर अपोजिट डायरेक्शन होती तो यहाँ माइनस लेते हम लोग। ठीक, तो आप देखिए इनका मास कितना है 1 kg। कितने से जा रहा है ये 8 मीटर पर सेकंड से। कितना मास है इसका 2 kg। कितने से जा रहा है ये 5 मीटर पर सेकंड से। मास कितना है 1 kg और ये 2 kg। ऐसा लग रहा है बेटा कि आगे जाके बेटा इसको यह अच्छे से ठोकेगा बेटा। क्यों ठोकेगा, क्योंकि बेटा ये भारी बॉडी है और चल कितना से रहा है, स्लो चल रहा है। पीछे वाला बेटा जोश में है 1 kg का, अच्छे से उसकी ठुकाई करेगा बेटा। क्यों, 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है बेटा। ठीक, कैसे ठोकेगा आइए अब देखते हैं इसकी ठुकाई। BO कितना है बेटा, ये 8 प्लस कितना है, ये 5 into 10, नीचे कितना सा है 3। ठीक, तो अब देखिए कितना आ गई वैल्यू इसकी 10 और 8 कितना आ गई, ये 18 और इंटू 3। क्लियर? अब 3 से जाएगा कितने बार, 6 टाइम जाएगा। तो कितनी हो गई, ये हो गई बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई। क्लियर? बिल्कुल इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे सवाल। क्लियर ना ये? हाँ, देखिए यहां पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए मैंने ऐड कर दी। अगर अपोजिट डायरेक्शन होती तो यहाँ माइनस लेते हम लोग यहाँ पर। ठीक, हाँ, इतना तो क्लियर है कि 100%, क्योंकि ये जो बॉडी है इसके जगह क्या होगी, यानी कोलाइड करेगी, टकराएगी। क्यों, क्योंकि स्लो जा रहा है, ये फास्ट जा रहा है। ठीक, आइए अब एक सवाल आपको और करवाऊं मैं, अपने बेस पे सवाल करवाऊंगा आपको मैं। एक सवाल यहाँ पर है, ये क्वेश्चंस लिखना है। ये देखिए यहाँ पर एक सवाल है बिल्कुल, बिल्कुल इजी टाइप का सवाल है बेटा ये। देखिएगा इसको, ये सवाल क्या है लिखना, इफ द linear mass density, if the linear mass density of a rod of length, कितनी है इसकी लेंथ है L, और ये क्या कर रहा है, ये वेरीज कर रहा है एज लैम्डा। इनकी वैल्यू दिए बेटा यहाँ पर, कितनी वैल्यू है ये a प्लस bx, और पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास लिखा है वेयर x इन मीटर। x किसमें है, x है बेटा ये मीटर में है। बस इसी टाइप का सवाल है बेटा, ये हो गया सवाल। देखिए अब ये सवाल जो है आपके एग्जाम में AI PMT में आ गया सवाल, और AI ट्रिपल में आ गया है सवाल, और बाकी स्टेट इंटरेस्ट में सवाल आ गया। ये काफी अच्छा सवाल है ये, और ये सवाल जब भी बच्चे से हो पाएगा कि जब उस बच्चे के
इंटीग्रेशन के बेस पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट कहीं भी वीक है तो फिर ये प्रॉब्लम उसको कर देगा। ठीक, तो आइए बिल्कुल बेसिक से इसको सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं ताकि दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन बेटा छूट ना पाए। क्लियर, देखिएगा इसको। तो पहले समझते हैं सर लीनियर मास का मतलब क्या होता है। लीनियर का अपने सिंपल लफ्जों में कहना चाहे तो लीनियर का मतलब होता है रेखीय, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूट है यानी बिखरा हुआ है। क्लियर, जैसे कि आप समझ लें, जैसे कि एक पेन है बेटा, ये इस पेन की लंबाई आप अज्यूम कर लेना कि लंबाई कितनी है, 1 मीटर की लंबाई है। 1 मीटर का है नहीं, छोटा है, लेकिन मान लेना 1 मीटर की लंबाई है। अब 1 मीटर की लंबाई है, अब जाहिर सी बात है जो मास होगा वो मास पूरी लेंथ पे क्या होगा, बिखरा हुआ होगा यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो हमसे ये पूछेगा कि अब बताओ इसका कोई हमने फंक्शन दे दिया, ये फंक्शन लीनियर मास डेंसिटी ये दिया है a प्लस बी एक्स के फॉर्म में हमें दे दिया गया। तो अब बताओ कि इस फॉर्म में इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा किस जगह होगा। तो पहले हमें पूरी लेंथ का पता है, लेंथ l है, टोटल मास m है, लेकिन हमें निकालना है किससे, यूनिट लेंथ पे निकालना है ना। यूनिट लेंथ का मास निकालोगे तो जाहिर सी बात है, तो पहले यूनिट लेंथ है उसका मास निकालना आना चाहिए आपको। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर ये बेटा क्या बन गई, ये कोई बेटा रॉड बन गई, ठीक ना, ये रॉड बन गई यहाँ पर। अब इसका मास कितना है पूरा, इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पर 0 लेंथ है, और यहां से लेंथ कितनी हो गई इसकी l लेंथ हो गई। ये रॉड पड़ी है तो स्टार्टिंग में है बेटा इसकी लंबाई क्या है, यहाँ पर 0 लेंथ है, और यहां से लेंथ कितनी हो गई, यहां से यहां तक की इसकी लेंथ हो गई l लेंथ, जो बेटा मैंने ये लेंथ लिख दिया l लेंथ है, और मास कितना है इसका, टोटल मास m। लेकिन अपन को सीखना क्या है, हमको किसी छोटे से पार्टिकल पे मास निकालना है। इस वाले पार्टिकल का मास निकालना है। मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है बेटा, वो लंबाई मैंने क्या मान ली है, dx मान ली गई है, तो इसका जो मास कितना होगा वो मास भी मानेंगे, dm मानेंगे, क्योंकि ये किसी एक एलिमेंट है, ये पूरी रॉड नहीं है, ये लेंथ का छोटा सा पीस है। तो छोटा सा पीस है तो लेंथ भी क्या होगी, dx होगी, तो उसका मास भी कितना होगा, dm होगा। क्लियर, तो अब देखिए इसको, तो हम निकालेंगे जो dx है, तो dx का मास इन लेंथ की टर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू बेटा हम कैसे लिखेंगे देखना, आने की देखिए जो dx होता है यहां पर लिखना, चलो इसका पेन चेंज करते हैं, यहां से लिखते हैं। क्लियर, जो dx है यहाँ पर, सॉरी dm की वैल्यू, पेन चेंज, देखिए इसको, जो dm है तो dm की वैल्यू कितनी होगी बेटा, dm की वैल्यू होगी dx, और यहां लगाएंगे लीनियर मास डेंसिटी। इसकी बेटा जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसकी यूनिट होती है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इसकी यूनिट होती है। तो क्या आती है इसकी यूनिट, केजी और पर मीटर। ये लेंथ है, यानी कि कितनी यूनिट लेंथ में मास बिखरा हुआ है, कितनी यूनिट लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूट है, उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, जो मैंने वैल्यू लिख दी है। क्लियर, तो अब बताओ जो डीएम है, इस डीएम का मास इसके फॉर्म में उसको हम लिखेंगे ऐसे। क्लियर, और इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है, वो फार्मूला आपको लिखवा रहा हूं मैं, ये देखना। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये x के फॉर्म में दे दिया है और dx निकाला मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पर वो वैल्यू आती है, यहाँ पर लिखना ये dmx, और नीचे वैल्यू आएगी dm। यहां लगाते हैं इनिशियल फंक्शन और यहां लगाते हैं फाइनल फंक्शन। तो
ये बेटा आ गया फार्मूला, इसको रख के ये आंसर निकालना है हमें। क्लियर? ये वैल्यू। तो आइए अब हम इसको कैसे निकालते हैं, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले मैं इंटीग्रेशन का बेटा रूल क्या होता है, जैसे कि पावर अगर n है तो dx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर ऊपर ऐड हो जाएगी, तो वही पावर नीचे भी ऐड हो जाती है। ये इंटीग्रेशन का रूल है ये। ठीक, तो अब देखिए इसकी वैल्यू सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या निकल के आएगा, dm। dm कितना दिया है, dm बेटा अभी निकाला मैंने, dm ये दिया है, dm कितना है, dm की वैल्यू लिखोगे यानी कि यहाँ पर x ये रख दिया ये, और dm की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर, ये कितना है dm की वैल्यू x, और यहाँ रख दी मैंने वैल्यू इसकी लैम्डा dx, और यहाँ जो इनिशियल लेंथ कितनी है इसकी, 0 लेंथ है, फाइनल लेंथ इसकी कितनी है l, इनिशियल लेंथ 0, फाइनल लेंथ l। तो अब यहाँ फाइनल लेंथ l लिख दी और इनिशियल लेंथ 0 लिख दी। अब जो लीनियर मास डेंसिटी है इसकी वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ये दी है वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये वैल्यू कितनी दी है बेटा इसकी, ये वैल्यू हमको दी है यानी कि a प्लस bx, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू बेटा मैं यहां क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू ये वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं। तो x तो बेटा यही रहेगा ऐसे, लैम्डा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, a प्लस bx, और ये dx मैंने ये कर दिया। ऐसे ही यहाँ इसकी वैल्यू मैंने लिख दी a प्लस bx और यहाँ dx, और साइन लगा दिया मैंने 0 लेंथ l। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे इसको हटा करके बेटा आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हटाओ, यहां से इसको हटाओ, देखिएगा यहां पर लेंथ l 0 और इसके लिए 0 लेंथ, इसके लिए l। अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऊपर कंपोनेंट के लिए अलग, नीचे कंपोनेंट के लिए अलग, 0 l 0 l। तो अब dx है, अब इस dx का क्या करोगे, एक बार इससे करोगे इंटीग्रेशन, एक बार इससे करोगे इंटीग्रेशन, ऐसे ही इसका एक बार यहां करोगे इंटीग्रेशन और एक बार यहां करोगे इंटीग्रेशन। क्लियर? देखिए यहां पर तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x o सेंटर मास 0 l ऐसे लिख दिया। अब पहले यहां इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहां x कितना होगा, ये a x प्लस bx स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई ax हो गई, इसकी मल्टीप्लाई bx स्क्वायर हो गई। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, ऐसे अब नीचे इसको मैंने ऐसे लिख दिया a प्लस bx dx। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी है 0 लंबाई l। ठीक, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, लिखिए इंटीग्रेशन, अब करते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या होगा इंटीग्रेशन, देखना इसका, यहां देखिएगा कितना आएगा, पावर 1 है तो ऐड होगी यहां पर ax स्क्वायर प्लस 2, b कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, x की पावर कितनी है 2, तो एक पावर ऐड होगी, कितनी होगी यहां पर, ये 3 और 3 नीचे, नीचे x का कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, तो यहां पर a और dx का करोगे इंटीग्रेशन कितना रहेगा, यहां पर ax हो जाएगा प्लस bx स्क्वायर बाय 2, कुछ नहीं पावर 1 मानेंगे और 1 को ऐड करेंगे कितना 2 हो जाएगा, 2 नीचे। तो अब इनकी लेंथ थी बेटा ये 0 लेंथ l लेंथ, इनकी कितनी है 0 लेंथ और l लेंथ।
अब इस लेंथ की वैल्यू x की जगह पुट करना है, तो देखना क्या आएगा इसकी वैल्यू। मैं यही सॉल्व करता हूं बेटा, यहां देखिएगा, तो a, तो अब x की जगह कितना रख दोगे, l का स्क्वायर, नीचे टू ये रहेगा, जीरो वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो सब कुछ जीरो कर देगा, ठीक, प्लस b, l यहां रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, l क्यूब नीचे 3, नीचे a, अब यहां रखोगे x की जगह l, तो l ये आ गया, प्लस b, x की जगह l कितना है ये, l स्क्वायर नीचे 2, ठीक। ये जीरो वाला मैंने नहीं लिखा है क्योंकि जीरो करोगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो रहेगा तो सबको जीरो कर देगा, यहाँ जीरो का क्यूब रहेगा तो सबको जीरो कर देगा, ऐसे यहाँ कर देगा जीरो, तो ये फाइनल फंक्शन है, तो मैंने बोल दिया मैंने, ठीक। अब देखिएगा इसकी वैल्यू यहाँ पर, इससे क्या करोगे आप, यहाँ तिरछी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर इसकी करोगे ना, यहाँ पर क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो अब देखिए वैल्यू कितनी आएगी, 3al स्क्वायर प्लस 2bl क्यूब, नीचे 2 और इंटू 3 कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 2al प्लस bl स्क्वायर, और नीचे 2l से नीचे आ जाएगा, ठीक। तो आप देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई यहां करोगे, इनकी मल्टीप्लाई यहां करोगे आप, ठीक, यानी 1 की 4 के साथ और 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देखिए बेटा यहां से 2 से कितना जाएगा बेटा, ये 3 बार जाएगा, 2 से कितने जाएगा, ये 3 जाएगा यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर 3al स्क्वायर प्लस 2bl क्यूब, अब ये 3 है तो इस 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3, तो 3 हम यहाँ लिख सकते हैं, कितना आ गया ये 2al प्लस bl स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। 2 से 6 3 बार जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 1 बचेगा, तो अब इनकी मल्टीप्लाई 3 की यहाँ कर दी मैंने, ठीक, तो ये वैल्यू मैंने ऐसे अंदर लिख दी वैल्यू, क्लियर। तो इसको अंदर भी लिख सकते हैं, और कैसे लिखोगे इसको बेटा, यहाँ पर ये लिखना, और लिख सकते हैं 3al स्क्वायर प्लस 2bl क्यूब, नीचे 3 से यहाँ करोगे 6al हो जाएगा, 3 से यहाँ करोगे कितना होगा, ये 3bl स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया ये, तो ये क्या आ गया बेटा आपका, ये आपका आ गया आंसर आ गया, जो आपको लग रहा है थोड़ा लेंथी है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बहुत बिल्डअप करेगा ये, क्योंकि इन्हीं से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, ये इंटीग्रेशन के बेस पे लीनियर मास डेंसिटी देख के कैसे सवाल बनेगा, इतना क्लियर नहीं है। तो ये सेंटर ऑफ मास का जो भी सवाल थे आपके, वो सवाल मेरी तरफ से पूरे टॉपिक यहां से क्या हो गया, फिनिश हो गया, क्लियर नहीं है। हाँ, और एक कॉन्सेप्ट है आने की, जब बॉडी से मास हम रिमूव करते हैं, कोई सिस्टम है, जैसे ये देखना बेटा, ये करवाऊंगा नहीं, मैंने डीपीटी में करवा रखा है आपको, जैसे ये मास है यहाँ पर, इसमें से कोई मास हम रिमूव निकालते हैं, इतना मास मैंने क्या कर लिया, यहां से रिमूव कर लिया इतना मास, तो अब बताओ रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां से आएगा, ये मैंने परसों आपको डीपीटी में करवाया था सवाल में, क्लियर नहीं है। हाँ, तो इसको मैं लेफ्ट कर देता हूं, ठीक। तो आज के लिए सेंटर ऑफ मास यहां से टॉपिक पूरा फिनिश हो गया है, बाकी जो है हम लोग जो है देखते हैं नया टॉपिक उठाते हैं कोई अपना, ठीक ना। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।